हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2014 कोरियन हॉरर सेगमेंट के बारे में जिसका नाम है द हैंड्स दैट कॉल। इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो एक अबैंडन स्कूल बिल्डिंग में जाते हैं हैंग आउट करने। वहाँ उन्हें कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे किटन दिखते हैं, तो 4 में से 3 लड़कियां जाते हैं उनके लिए खाना लाने और एक लड़की वहीं पर उनके लिए इंतजार करने लगती है। ऑनेस्टली वो लड़की अकेले रहना नहीं चाहती थी, लेकिन बाकी लड़कियां उसे साथ नहीं ले जाती। इनफैक्ट उनके बातों से तो लग भी नहीं रहा था कि ये लड़की उनकी दोस्त है भी। इसे काइंड ऑफ इग्नोर कर रहे थे वो। बेचारी ये लड़की और क्या करे, अकेले ही उन बिल्लियों के साथ खेलने लगती है। लेकिन तभी एक बिल्ली एक ओपन विंडो से बेसमेंट के अंदर घुस जाती है और उसे निकालते वक्त ये लड़की खुद भी गिर जाती है उस बेसमेंट के अंदर। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी गर्दन टूट जाती है, लेकिन उसी वक्त उसकी मौत नहीं होती। अगले कुछ मिनट्स तक तड़पती रहती है वो। उसे सुनाई देती है बाहर बाकी लड़कियां लौट चुके हैं, बिल्लियों को दूध पिला रहे हैं, और कुछ देर बाद उनके वहां से जाने की आवाज भी सुनाई देती है उसे। लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। वो अचानक कहाँ चली गई किसी ने नहीं सोचा। ऊपर से जाते वक्त वो खिड़कियां भी बंद कर जाते हैं। बेचारी लड़की वहीं पर परे परे मौत हो जाती है उसकी। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ महीने बाद हम फिर से उसी स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स से मिलते हैं जिन्हें अपने सीनियर से ऑर्डर मिलता है पुराने बिल्डिंग में जाकर एक पर्टिकुलर रूम से कुछ चीज लाने का। ये वही बिल्डिंग था जिसमें उस लड़की की मौत हुई थी, पर सरप्राइजिंगली अभी तक उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। यहाँ पर हमें पता चलता है वो बिल्डिंग असल में हॉन्टेड है। कई साल पहले पुराने म्यूजिक रूम में एक टीचर ने सुसाइड कर ली थी। रूमर ये है कि आज भी अगर उस बिल्डिंग में कोई जाता है तो पियानो की आवाज सुनाई देती है उसे, और अंदर जाने पर उस टीचर का कटा हुआ सर भी दिखता है। अब ये सच है या कोई वाइल्ड इमेजिनेशन वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन जनरली सभी उस जगह को अवॉइड ही करते हैं। जाते भी तो है, सिर्फ बाहर ही रहते हैं, अंदर एंटर नहीं करते। शायद इसीलिए उस हादसे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन आज 3 जूनियर्स लैन, यूनजी एंड आरिम फाइनली उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं। उन्हें 4th फ्लोर के स्टोरेज यूनिट में जाना था। एक और लड़का भी था उनके साथ, किम, मगर वो किसी काम का नहीं था, इसीलिए लैन उसे बाहर ही रुकने के लिए कहती है। बिल्डिंग की हालत काफी खराब थी। दिन के समय भी काफी ग्लूमी सा माहौल बना हुआ था और चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। फाइनली कॉरिडोर से होते हुए वो लोग जा पहुंचते हैं स्टेयरकेस के पास, और वहां पहुंचते ही उन्हें कहीं से पियानो की आवाज सुनाई देने लगती है। सच में डर से हालत खराब हो जाती है सबकी। एक कोने में जाकर छुप जाते हैं वो। लेकिन कुछ देर बाद यूनजी को एहसास होता है ये तो उसी के फोन के रिंगटोन है। उसके माँ का कॉल आ रहा था। बेकार में ही डर गए सभी। इस हादसे से सभी अपने आप पर ही हंसने लग जाते हैं और उनका डर भी काफी हद तक कम हो चुका था। लेकिन असली काम तब भी बाकी था। उन्हें जितना जल्दी हो सके उस कमरे में पहुंचना था। तो सभी ऊपर की तरफ चलने लगते हैं और मस्ते मजाक में आरिम पीछे छूट जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है बेसमेंट की तरफ। ध्यान से देखने पर वहां अंधेरे में उसे कुछ हिलते हुए नजर आते हैं। वो ठीक से समझ तो नहीं पाती वो क्या था, तो उसे लगता है जरा कोई चूहा होगा, मगर वो असल में किसी के बाल थे, एक घने काले बालों का गुच्छा। और जैसे ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं, हम देख पाते हैं बेसमेंट के अंधेरे में से किसी के 2 आंखें उन्हें ही देख रही है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं। वो उसी स्टेयरकेस पे बैठा है जहां कभी वो लड़की बैठी थी। सरप्राइजिंगली उसे भी एग्जैक्टली वैसा ही एक बिल्ली नजर आती है। लेकिन जैसे ही वो उसे निकालने जाता है, अचानक कहीं से 2 हाथ उसके सामने आ जाते हैं। बहुत डर जाता है किम और डर के मारे भाग निकलता है वहां से। स्कूल में जाकर अपने सीनियर को इन्फॉर्म भी करता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। उधर अंदर 3 लड़कियों का हाल भी कुछ खास नहीं था।
ऊपर से इसी बीच आरिम को टॉयलेट जाने की जरूरत हो पड़ती है, तो मजबूरन उन्हें इसी बिल्डिंग के गंदे बाथरूम को ही यूज करना पड़ता है। उसमें आरिम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अंदर रहते वक्त उसे दरवाजे के नीचे से एक हाथ नजर आता है बार बार। पहले उसे लगता है उसके दोस्त शायद मस्ती कर रहे हैं, बट फाइनली जब वो हाथ खून से रंग जाता है और फिर सांप की तरह लंबा होके उसके बिल्कुल सामने आ पहुंचता है, तब उसे एहसास होता है ये हाथ किसी इंसान की नहीं हो सकती। वो भागकर बाहर आ जाती है और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करती है। चेक करने पर तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन आरिम इतना ज्यादा डर चुकी थी ऑलरेडी कि वहां रुकने की हिम्मत नहीं होती उससे। वो उसी वक्त बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करती है अकेले ही, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इससे वो अपने दोस्तों से तो अलग हो जाती है, लेकिन बाहर का रास्ता उसे नहीं मिलता। जैसे ही वो कॉरिडोर पे जा पहुंचती है, उसे एंड पे एक लड़की नजर आती है। उसे लगता है उसके कोई दोस्त होगी, मगर ये तो असल में एक आत्मा थी, उसी लड़की की जिसकी मौत गर्दन टूटने से हुई थी। अभी भी निकली थी उसकी हड्डी। इस हादसे के बाद आरिम के साथ क्या होता है और कुछ पता नहीं चलता। वो जैसे गायब ही हो जाती है। उसके दोस्त कंटिन्यूअसली उसे कॉल करते रहते हैं, मगर वो रिसीव नहीं करती। कैसे करती? उसका फोन तो बाथरूम में ही गिर गया था। तो उन्हें लगता है आरिम जरूर स्कूल लौट चुकी होगी। और इंतजार ना करते हुए यूजिन और लैन जा पहुंचता है 4th फ्लोर के स्टोरेज यूनिट में। वहां उन्हें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, उन्हें जो चाहिए था वो सामने ही पड़ा था। मगर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब नीचे लौटते वक्त यूनजी को ऐसा लगने लगता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, और ठीक इसके बाद ही वो खुद भी कहीं गायब हो जाती है। लैन बहुत कोशिश करके भी उसे ढूंढ नहीं पाती। इसके बाद जब वो हेल्पलेसली इधर उधर भटकने लगती है, तभी उसके साथ भी एक हादसा होता है। उसे सीढ़ियों पर कोई दिखता है, एक लड़की जो बहुत ही क्रीपी तरीके से उसकी तरफ देख रही थी। इससे लैन इतनी घबरा जाती है कि सबको छोड़ छाड़ के दूसरी तरफ भागती है, मगर उस तरफ कोई एग्जिट नहीं था। बाहर जाने के लिए उसे जाना था इसी रास्ते से, जो तब उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है। उसे ऊपर के फ्लोर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, किसी के चलने की आवाज, चीजें गिरने की आवाज। कुछ देर बाद उसे ऐसा भी फील होता है कि दरवाजे के बाहर कोई है। किसी के फुटस्टेप्स उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है लैन। पता नहीं कौन होगा दरवाजे के पीछे। प्रोटेक्शन के लिए वो एक स्टूल भी उठा लेती है, बट फॉर्चुनेटली बाहर कोई भूत नहीं, बल्कि योनवुक आया था। योनवुक उनका सीनियर है, बाकी सीनियर्स की तरह रूड एंड केयरलेस नहीं है। शुरू से ही उसे फिक्र हो रही थी उन लड़कियों की, तो वो चुपके से आ गया उनकी मदद करने। वो लैन को समझाता है कि यहाँ कोई भूत फूत नहीं है, वो रूमर्स तो झूठे हैं, स्टूडेंट्स को इस बिल्डिंग से दूर रखने के लिए। उसने जो देखा वो जरूर उसका हेलुसिनेशन होगा। अकेली थी ना वो, इसीलिए शायद डर गई होगी। उसके बातों से लैन को हिम्मत मिलती है और वो लोग फिर से चलना स्टार्ट करते हैं। जाते जाते लैन उसे बाकी बातें भी बताती है, यहाँ आने के बाद से जो कुछ भी हुआ था उनके साथ सब। आरिम ऐसा ही कुछ करे कि वो सबने पहले ही गेस कर लिया था, मगर यूनजी के गायब हो जाने से योनवुक भी काफी हैरान हो जाता है। एक्चुअली वो ऐसे लड़के नहीं है कि अपने बेस्ट फ्रेंड को मुसीबत में छोड़ के भागेगी। तो फिर बातों बातों में वो लोग बेसमेंट के पास आ पहुंचते हैं, और ठीक तभी अंदर कहीं से पियानो की आवाज सुनाई देने लगती है। लैन समझ जाती है यूनजी का फोन बज रहा है, इसका मतलब वो भी जरूर अंदर ही होगी। मगर वो यहाँ अंधेरे में क्या कर रही है, और वो यहाँ पहुंची भी कैसे? दरवाजा तो बाहर से लॉक्ड है। ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना ही दोनों घुस जाते हैं अंदर। बेसमेंट की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। आधे लाइट्स तो जल भी नहीं रहे थे और पूरे जगह को प्लास्टिक शीट से कवर किया गया था, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी मॉर्ग में पहुंच चुके हैं। वहीं पर एक कॉर्नर में उन्हें यूनजी का फोन मिल जाता है और उससे कुछ ही दूरी पर पड़ा था उसके शूज। लाइट ऑन करते ही उन्हें अपने सामने यूनजी भी दिखती है, जो बहुत ही अजीब तरीके से कॉर्नर में खड़ी थी।
उसकी आंखें तो खुली थी मगर उसके आंखों में कोई चमक नहीं था, मानो जैसे जिंदा लाश है वो। उसे देखकर ही हियोनुक की हालत खराब हो चुकी थी। तो जब लैन के छूने से वो उस पर गिर पड़ती है, हियोनुक और वहां रुक नहीं पाता, भागता है ऊपर की तरफ। मगर लैन को अकेले छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा था उसे। तो सीढ़ियों के पास जाके वो रुक जाता है और वहीं से लैन को बुलाने लगता है। प्लास्टिक के लेयर्स के वजह से उसे कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसे ऐसा फील होता है कि कोई लड़की आ रही है उसके तरफ चलकर। उसे लगा लैन होगी, मगर असल में ये वही आत्मा थी जो उसकी मौत बनकर उस पर झपट पड़ती है। हियोन-वुक ना खुद को बचा पाता है, ना जिन्हें बचाने आया था उन्हें। उस तरफ तब तक योनजी का होश लौट चुका था, मगर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी और उसे याद भी नहीं आ रहा था वो यहाँ कैसे आ पहुंची। लैन उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मगर पूरा रास्ता उन्हें कॉन्स्टेंटली फील होने लगता है कि और भी कोई चल रहा है उनके साथ, और भी किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे उन्हें। वो उसी वक्त इस नरक से निकलना चाहते थे एट एनी कॉस्ट, लेकिन ये बेसमेंट जैसे एक मेज बन चुका था। कॉरिडोर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और कुछ दूर जाने पर उन्हें जमीन पर खून के बूंदे नजर आते हैं। पुराना नहीं, ये ताजे खून के थे। लैन समझ जाती है हो ना हो ये हियोन-वुक का ही है। उससे तो लग रहा था वहां प्लास्टिक के पीछे उसकी लाश भी पड़ी होगी, बट फॉर्चुनेटली वहां कुछ नहीं था। वो लोग बस चैन की सांस लिए ही थे कि उन्हें फील होता है उनके पीछे कोई है। फिर से किसी की ठंडे सांसें फील कर पा रहे थे वो अपने ऊपर। लैन और योनजी दोनों को ये लगता है शायद आरिम या फिर हियोन-वुक होगा, जिसे देखने के लिए दोनों एक साथ पीछे मुड़ते हैं और एक साथ ही भागते हैं वहां से, क्योंकि उनके पीछे जो था वो जो कुछ भी हो उनका दोस्त तो नहीं था। अंधेरे कॉरिडोर में से पागलों की तरह भागने लगते हैं दोनों, मगर जाएंगे कहां? कॉरिडोर के बिल्कुल एंड में पहुंचकर भी उन्हें कोई दरवाजा नहीं मिलता। डर से कांपते हुए बस अनहोनी का इंतजार करने लगते हैं दोनों। ठीक तभी यूजिन का फोन फिर से बजने लगता है। ये उसके माँ का फोन था। यूजिन ने प्रॉमिस किया था वो उनसे बात करेगी। अपने दोस्त को रोते देख लैन जाती है फोन को उठाने, जो एक बंद कमरे के अंदर पड़ा था। लैन समझ नहीं पाती ये फोन यहाँ कैसे पहुंचा, क्योंकि लास्ट टाइम उसने जब देखा था वो तो दूसरी तरफ था। जो भी हो, फोन तो उसे मिल जाता है, मगर जैसे ही लैन पीछे देखती है उसे यूजिन के पीछे वही आत्मा नजर आती है। वो उसे वार्न करना चाहती थी, मगर डर से गला सूख चुका था उसका, और उसके कुछ बोलने से पहले ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर से सुनाई देती है यूजिन के दर्दनाक चीखें। लैन को समझने में देर नहीं लगती, उसकी दोस्त मर चुकी है और शायद आरिम और हियोन-वुक भी। मतलब इतने बड़े खंडर में वो अकेले जिंदा है। डर और टेंशन में काफी देर तक वही खड़े रोती रहती है लैन। फाइनली जब उसे एहसास होता है उसे खुद ही खुद को बचाना होगा, यहाँ उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला, तब वो खुद को संभालती है और एग्जिट ढूंढने लगती है। ये दरवाजा तो बंद हो चुका है और बाहर मौत खड़ी है, तो उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अंधेरे में उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था पहले, मगर जैसे वो कर्टन हटाती है थोड़ी बहुत रोशनी आती है। हम समझ पाते हैं ये तो वही कमरा है, एग्जैक्टली वही स्पॉट जहां उस लड़की की मौत हुई थी। हम देखते हैं लैन बिल्कुल उसी तरह उस विंडो तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, मगर वो बहुत ही ऊंचाई पर था, तो वो एक बॉक्स के ऊपर चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। इससे होता ये कि एक पॉइंट पे उसके पैर फिसलते हैं और वो गिर जाती है। बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है उसे, दर्द से पूरा शरीर कांपने लगता है उसका। जब वो उठने की कोशिश करती है उसे एहसास होता है उसकी गर्दन टूट चुकी है, एग्जैक्टली उस लड़की की तरह। बाहर उसे किम की आवाज सुनाई देती है जो लौट चुका था। अगर उसे पता चलता अंदर उसकी दोस्त ऐसी हालत में पड़ी है वो जरूर मदद करता, मगर लैन उससे कुछ बोल ही नहीं पाती, हेल्पलेसली पड़ी रहती है वहां। किम को भी लगता है उसे जरूर पिछली बार गलत फहमी हुई होगी, तो वो भी कुछ देर बाद वहां से निकल जाता है। इधर लैन
वहीं परे परे उसके सांसें फूलने लग जाते हैं। एट अ फाइनल मोमेंट्स उसे दिखाई देती है वो लड़की जिसकी मौत कुछ महीने पहले एग्जैक्टली इसी तरह इसी स्पॉट पर हुई थी। मगर आज वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिंदा रहते वक्त उसे जो कभी नसीब नहीं हुआ, फाइनली मौत में वो उसे मिल चुका था, एक दोस्त। अभी उसे और अकेले रहना नहीं पड़ेगा, लैन रहेगी उसके साथ, आरिम, यूजिन और ह्योनवुक भी। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। एक काफी यूनिक स्टोरी लगी मुझे, ये इमोशनल है और क्रीपी भी। मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।